गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का आज हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का आज वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वीवीआई क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का। जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं जो हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर रहे हैं वो अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज सारे विषय का आपका वीवीआई क्वेश्चन का दीर्घोत्तरीय प्रश्न चल रहा है, बीच बीच में एमसीक्यू भी चल रहा है। दिसंबर तक यानी लास्ट दिसंबर तक आपको जितने भी दीर्घोत्तरीय का वीवीआई है और लघु उत्तरीय का वीवीआई है सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे और जनवरी से आपको एमसीक्यू चलेगा। सारे विषय का मैराथन क्लास चलेगा एमसीक्यू, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सही समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज जो है आज हम क्लास 10th का अर्थशास्त्र का दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर के आए हैं। आज 3 प्रश्न करेंगे हम लोग दीर्घोत्तरीय में, जो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। राष्ट्रीय आय के बारे में है क्वेश्चन और इसके राष्ट्रीय आय गणना यानी माप के लिए निकालने के लिए कौन कौन सी विधि है उसका वर्णन करना है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो सीरियस होकर के आप पहले वीडियो अच्छा से समझिएगा, देखिएगा बिना स्किप किए हुए। उसके बाद लास्ट में आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और वीडियो को पॉज कर करके इसको उतार लीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय आय से क्या समझते हैं और राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियों का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर है कि राष्ट्रीय आय है क्या, यानी राष्ट्रीय मतलब देश, यानी भारत की बात है। अपने देश की बात अगर करें तो भारत क्या राष्ट्रीय आय क्या है, यानी इसको भारत को इनकम जो होता है वो क्या है। तो किसी देश या राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल योग को उस देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक एक लाइन आपको याद रखना है, लिखना है, समझ करके। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं और अपने लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं तो वो भी बहुत बेटर है। अगर नहीं तो ये भी एकदम नॉर्मल भाषा में है, एकदम आसान भाषा में है, इसको भी आप याद कीजिएगा। और याद करने का तरीका है कि आपको बार बार लिखना है और वीडियो को देखना है। तो कि किसी देश या राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल योग का क्या है, उस देश का जैसे क्या है राष्ट्रीय आय कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय समझकर, राष्ट्रीय आय क्या है कि यानी राष्ट्रीय आय जब भी गणना किया जाता है, निकाला जाता है तो एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत निकाला जाता है। यानी एक वर्ष के अंदर इसका गणना किया जाता है कि हमारे देश में इस बार कितना राष्ट्रीय आय हुआ, राष्ट्रीय आय हमारे देश का कितना हुआ है। उसमें उत्पादन, अंतिम जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे वस्तु और सेवा कहने का मतलब जो भी हम सेवा क्षेत्र में जो हम काम करते हैं उसका जो आउटपुट मिलता है देश को, उसको जैसे सेवा क्षेत्र की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर का भारत सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा निर्यातक है। तो भारत सॉफ्टवेयर को क्या करता है, निर्यात भी करता है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलप करके विदेशों को बेचता है। तो ये एक सेवा है। तो इस तरह से जो भी सेवा है, इसमें ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट में भी सेवा है, जो भी हो गया जो सर्विस के क्षेत्र में आता है। और वस्तु का उत्पादन कृषिगत उत्पादन हो या फैक्ट्रियों का उत्पादन हो, जहाँ भी उत्पादन और सेवा की बात हो तो उसका कुल मूल्य जो है राष्ट्रीय आय कहलाता है। और कितने अवधि का होना चाहिए, तो एक वित्तीय वर्ष यानी एक वर्ष के अवधि में जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मूल्य को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय कहा जाता है।
तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय की मुख्य अवधारणा निम्न है। पहला, सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं। अक्सर आप लोग सुने होंगे कि भारत का जीडीपी इतना प्रतिशत घटा में चल रहा है, इतना बढ़ा है, इतना घटा है, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। तो देखते हैं क्या है जीडीपी क्या है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश के अंदर दिए हुए वर्ष में, यानी किसी भी विशेष वर्ष की बात है, देश के अंदर दिए हुए किसी वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसको लिख लेंगे, जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस शुद्ध विदेशी साधन आय। यानी जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। क्या होता है? नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जो विदेशों से जो आय प्राप्त होता है उसको माइनस कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? जीडीपी मिलेगा। तो ये भी लिख लेना है एज एक फार्मूला के रूप में। उसके बाद है दूसरा नंबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखते हैं ये क्या है। तो देश के अंदर सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य, वहाँ था मौद्रिक मूल्य, ध्यान देना है। जीडीपी में क्या था? मौद्रिक मूल्य। यहाँ है बाजार मूल्य, जो मार्केट के द्वारा जो मूल्य निर्धारित होती है। बाजार मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो जीएनपी बराबर होगा जीडीपी प्लस शुद्ध विदेशी साधन से जो आय प्राप्त होता है वो। तो इसको भी लिख लेना है एज ए फॉर्मूला। तो ये हमारा राष्ट्रीय आय का दो अवधारणा है, एक है जीडीपी है और एक जीएनपी है। राष्ट्रीय आय समझ गए, इसकी अवधारणा समझ गए। अब राष्ट्रीय आय के गणना की कौन कौन सी विधियां हैं वो देखते हैं। तो पहला विधि है राष्ट्रीय आय गणना करने की, वो है उत्पादन गणना विधि। इसे शॉर्ट में उत्पादन मेथड भी, यानी प्रोडक्शन मेथड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्शन मेथड यानी उत्पादन विधि। तो उत्पादन गणना विधि या उत्पादन विधि में किसी वर्ष में किसी देश में कृषि, उद्योग एवं अन्य उत्पादन के क्षेत्रों से जो उत्पादन होता है उसकी गणना की जाती है। कुल उत्पादन में से अचल पूंजी का मतलब जो हम उत्पादन के लिए जो भी सामान लगे, जैसे हम फैक्ट्री लगाते हैं तो उत्पादन के लिए हम फैक्ट्री लगाना है, और फैक्ट्री में हमें क्या क्या रहता है? मशीन होता है, बहुत सारे यंत्र होता है, टेक्निकली बहुत सारे आइटम होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, रेंट होता है उसका, बहुत सारे खर्च होते हैं, बिजली बिल है, बहुत सारा चीज़ है जो अचल पूंजी है, लैंड है, सब मिला करके क्या कहलाता है? अचल पूंजी का ह्रास व्यय, कर एवं बीमा इत्यादि को घटा दिया जाता है तो प्राप्त शेष शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है। जैसे ह्रास मतलब जो मशीन से हम उत्पादन करेंगे तो दिन पर दिन मशीन का क्या होगा? घिसावट होगा, मशीन दिन पर दिन खराब होगा, धीरे धीरे घिसेगा, करते करते एक दिन ह्रास होते होते मशीन भी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? ह्रास। यानी मशीनरी और जो भी यंत्र लगा हुआ है फैक्ट्री में उसका धीरे धीरे पुराना होगा, घिसेगा, तो उसको बोलते हैं ह्रास। उसके बाद व्यय मतलब खर्च, और जो भी टैक्स देते हैं सो, और बीमा जो हम बीमा का जो किस्त देते हैं, जो भी बीमा हम कराते हैं, कोई भी फैक्ट्री लगता है तो उसका इंश्योरेंस किया जाता है, इसका भी पैसा हमें देना पड़ता है बीमा कंपनी को। तो ये सब मिला करके
क्या होता है, कुल उत्पादन में से ये सारे चीज, बीमा, कर, व्यय, ह्रास, मशीनों का ह्रास, ये सब को घटा दिया जाता है, तब जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है। यह विधि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को दर्शाती है। यानी इस विधि द्वारा क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के प्रवाह को दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की बात की जा रही है। तो जितना अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उतना अधिक मार्केट में इसका प्रवाह होगा, फ्लो होगा, इसकी आपूर्ति होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को दर्शाती है। चलिए, दूसरा है आय विधि, यानी इनकम मेथड। इसको क्या बोलते हैं, इनकम मेथड। इनकम मेथड यानी उसमें राष्ट्रीय आय की गणना हम प्रोडक्शन मेथड से किए हैं। यानी हम गणना का आधार क्या बना है, तो उत्पादन बना है कि हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना वस्तुओं का और कितना सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उससे हम निकालते हैं कौन चीज, तो राष्ट्रीय आय। अब ये है आय विधि। अब देखते हैं कि हमारे देश के लोगों का आय कितना है, जो भी हम वस्तु बनाते हैं उससे हमको कितना आय प्राप्त होता है। तो आय की गणना करके भी हम राष्ट्रीय आय को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये है कौन सी, आय विधि, यानी इनकम मेथड। तो इस विधि में उत्पादक के कारकों जैसे भूमि, उत्पादन के कारकों का मतलब उत्पादन में जो सहायक होता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम इत्यादि को प्राप्त होने वाली कुल आय, जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ इत्यादि की गणना किया जाता है। गणना मतलब उसको सभी को जोड़ा जाता है। यह विधि आय के प्रवाह को दर्शाती है। अब देखिए, भूमि है तो भूमि या तो हम खरीदेंगे जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट होगा, या रेंट पर लेंगे तो उसको हमको क्या देना पड़ेगा, उसको किराया देना पड़ेगा। श्रम है, श्रम मतलब लेबर है, यानी जो लेबर से हम काम कराएंगे तो उसको हमको मजदूरी देना पड़ेगा। पूंजी हम किसी से ब्याज पर लेते हैं तो उसका हमको क्या देना पड़ेगा, ब्याज। किसी से लेते हैं उधारी तो उसको हमको ब्याज देना पड़ेगा, चाहे बैंक से ले या सरकार से ले या किसी से भी ले, तो हमको क्या देना पड़ेगा, बदले में ब्याज देना पड़ेगा उसको। उद्यम का मतलब होता है कि जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस करता है, जो उत्पादन के मालिक होते हैं, तो उनको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। तो इस तरह से मजदूर के मजदूरी को और किराया, रेंट को, ब्याज को और लाभ को सबको जोड़ करके गणना किया जाता है। तब इसके आधार पर हम क्या निकालते हैं, राष्ट्रीय आय। तो यह विधि आय के प्रवाह को दर्शाती है। यानी ये क्या दर्शाती है कि देश में लोगों को कितना आय हो रहा है, आय स्तर में वृद्धि हुआ है या कमी हो रहा है, उनका इनकम लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो इससे देश में इनकम के प्रवाह को, यानी आय के प्रवाह क्या को दर्शाती है। यानी इससे पता चलता है कि हमारे देश के नागरिकों का इनकम बढ़ा है या घटा है। तो इसके आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो ये एक हो गया उत्पादन विधि, उत्पादन के आधार पर हम गणना करते हैं। दूसरा है इनकम विधि, यानी आय विधि, यानी इनकम के आधार पर गणना करते हैं। और तीसरा है व्यय विधि, व्यय का मतलब खर्च, व्यय मतलब खर्च। तो इस विधि को उपभोग बचत विधि भी कहा जाता है। यानी व्यय विधि को क्या कहा जाता है, उपभोग और बचत विधि भी कहा जाता है। इस विधि में एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर, लेखा वर्ष का मतलब वित्तीय वर्ष, जैसे हमारे यहाँ कब से है, अप्रैल से मार्च तक है। तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम व्यय को मापा या गणना किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि दिए गए एक वित्तीय वर्ष में बाजार कीमत पर, यानी जो मार्केट का जो वैल्यू है, प्राइस है, मार्केट प्राइस पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर कितने पर किए गए अंतिम व्यय को मापा जाता है। यानी
जो जीडीपी हमारा है उस पर, जीडीपी में जो अभी हम उत्पादन के आधार मानते हैं, उस पर जो हमारा उत्पादन के लिए जो हमको कितना व्यय करना पड़ता है, उस व्यय को मापा या गणना किया जाता है, और उसी के आधार पर हम क्या निकालते हैं, राष्ट्रीय आय को हम मापते हैं। तो राष्ट्रीय आय मापन का 3 विधि है। पहला हो गया उत्पादन विधि, दूसरा हो गया आय विधि, और तीसरा हो गया व्यय विधि। तो ये 3 मुख्य रूप से ये 3 प्रकार है राष्ट्रीय आय के माप करने के लिए, गणना करने के लिए। तो इस तरह से यह जो हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? चलिए, सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन को लिखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पहले अच्छा से समझ करके देख लीजिएगा। वीडियो को शांत वातावरण में देखने के बाद उसको क्या करना है कि अच्छा से फिर कॉपी कलम लेके बैठना है और उसको लिखना है। ठीक है, चलिए, उपभोक्ता संरक्षण से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों का वर्णन करना है। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, और कंज्यूमर कहने का मतलब जो आम लोग हैं, जो वस्तु को खरीदकर उसको उपभोग करते हैं, यानी जो फाइनल अंतिम जो खरीदार होते हैं। जैसे हम लोग हैं, कोई भी सामान जाते हैं खरीदते हैं तो हम लोग उसका उपभोग करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, खाने पीने के लिए, जो भी यूज है उसके लिए खरीदते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन, व्यापारी जो होते हैं, वह उपभोक्ता नहीं है, वो वो बिजनेसमैन है, क्योंकि वो बड़े मात्रा में सामान खरीदते हैं कोई भी वस्तु, तो उसको खाने के लिए या यूज के लिए नहीं, उसको फिर से बेचने के लिए यानी बिजनेस के लिए करते हैं। तो जो अंतिम रूप से जो खरीदा जाता है और उसका उपभोग करता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। जैसे हम लोग हैं, आम नागरिक है, वो सब क्या कहलाता है? कंज्यूमर यानी उपभोक्ता कहलाता है। तो उपभोक्ता संरक्षण का मतलब होता है रक्षा यानी सुरक्षा, यानी हम लोग को सरकार के द्वारा एक नियम के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है कि आपको जब आप एज ए उपभोक्ता आप किसी वस्तु को खरीदते हैं, किसी सेवा को खरीदते हैं, तो आपको वहाँ पे सुरक्षा मिलना चाहिए, गारंटी मिलना चाहिए कि वह जो वस्तु खरीदे हैं वह अच्छा हो, इसमें आपके साथ धोखाधड़ी न हो, किसी प्रकार के आपके साथ भेदभाव न हो, जिसमें आपको जो गुणवत्ता आपको कहा जा रहा है वो आपको मिले, मात्रा मूल्य सही मूल्य हो, अच्छी मात्रा हो, गुणवत्ता अच्छा हो और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सही हो। तो ये सभी के लिए क्या है कि संरक्षण प्राप्त है। तो सबसे पहले समझते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण है क्या। तो उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। हमारा भी अधिकार है, अगर हम किसी से कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमारा अधिकार है कि जो वह कंपनी ने या जो ब्रांड ने जो प्रॉमिस किया है, जो प्रचार में कि ऐसा गुणवत्ता है मेरा, ऐसा क्वालिटी है, इतना मूल्य है, इतना क्वांटिटी है उसका, तो वो हमें मिलना चाहिए कि हम उसी को देख करके हम खरीदते हैं। तो यह मेरा अधिकार है कि वो सारी चीज़ें हमें मिले। तो यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता के अधिकारों की क्या है, रक्षा है, रक्षा करना है, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है। उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, यहाँ ध्यान देना है, वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता यानी क्वालिटी, मात्रा क्वांटिटी एवं शुद्धता यानी प्योरिटी की जानकारी हासिल करना है। उपभोक्ताओं को शोषण से रक्षा करना, जैसे अधिक मूल्य पर वस्तुएं बेचना तथा मिलावट शामिल है। यानी क्या है कि शोषण से भी हमें बचना है कि एक तो वो अधिक मूल्य पर हमें बेच सकता है, और दूसरा मिलावट यानी उसमें दूसरे वस्तुओं को मिलावट करके क्या करता है, बेच सकता है। जैसे बहुत सारे दाल है, उसमें दूसरे दाल को मिलावट करके बेच दिया जाता है,
तेल है, तेल में मिलावट है, आटा है, आटा में मिलावट है। इस तरह से बहुत सारे मिलावटी है, जिससे हमको क्या करता है, यह जो संरक्षण है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये इससे हमें बचाता है, सुरक्षा करता है। इसके अलावा खतरनाक उत्पादों जैसे उपभोक्ताओं को बचाना एवं उपभोक्ताओं के शिकायतों का निवारण शामिल है। खतरनाक उत्पादों से उपभोक्ताओं को बचाना है एवं उपभोक्ताओं के शिकायतों का निवारण भी करना है। अगर हमें सही ढंग का वस्तु नहीं मिला, सेवा नहीं मिला और इसका वाजिब जो मूल्य है वह हमसे लिया गया, और फिर उससे हमें संतुष्टि नहीं है कि हमें अच्छे सामान नहीं मिला, डुप्लीकेट दे दिया गया, ये ज़्यादा मूल्य ले लिया गया, या जो प्रॉमिस किया था कि हमारे वस्तु का ऐसा गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो नहीं मिला, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, जा कर के वहाँ पे कोर्ट, जो इसका स्पेशल उपभोक्ता के लिए कोर्ट होता है, वहाँ जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो हमारे शिकायत का वहाँ पे जल्द से जल्द निवारण भी होगा। तो ये शिकायतों का क्या होगा, निवारण भी इसमें शामिल है। और इसके जो जब से ये आया है, सबसे पहले अगर इसकी बात करें उपभोक्ता के संरक्षण का, तो सबसे पहले पूरे दुनिया में वह इंग्लैंड में सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण की बात की गई थी। उसके बाद अमेरिका में, बाद में आया है कहाँ पे, भारत में आया है 1986 में। इस पे बात चला था, उस समय कुछ कानून थे लेकिन प्रभावी नहीं थे। फिर बाद में संशोधन करके इसको करा और इसको क्या किया गया, अधिक शक्तिशाली बनाया गया। सब पढ़ेंगे इसी में। अब देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अधिनियम क्या है? उपभोक्ता के संरक्षण से का जो अधिनियम बना है, नियम बना है, कानून बना है, वो क्या है? तो यह जो नियम है, यह संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जो केंद्र स्तर से है, यह पूरे भारत में लागू है और इसे संसद द्वारा पारित कराया गया है। इसलिए यह समान रूप से सभी भारत के सभी राज्यों में लागू है। सभी राज्यों के उपभोक्ताओं के लिए यह क्या है, लागू है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक कानून है। क्या है? कानून है जो उपभोक्ताओं की अधिकारों की रक्षा करता है। यह अधिनियम 1986 में सरकार द्वारा पारित अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। इसे संक्षेप में कोपरा क्या बोला जाता है? COPRA, कोपरा। इसे संक्षेप में कोपरा भी कहा जाता है। यानी सबसे पहले भारत में कब आया था यह अधिनियम? तो 1986 में आया था। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इसको संसद से पारित करके इसको कानूनी रूप दिया गया था और इसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इसमें बात कही गई है। इसी में बहुत सारे नारा है, आप लोग सुने भी हो, देखे भी होंगे। जागो ग्राहक जागो, यानी अपने अधिकार को समझिए, कॉन्शस होइए। या पढ़े लिखे हैं फिर भी बहुत लोग जो है सो क्या करते हैं, ठगा जाते हैं। तो कॉन्शस होइए, जागरूक होइए, जागो ग्राहक जागो, इसका प्रमुख नारा है। तो इस अधिनियम को संक्षेप में क्या बोलते हैं? कोपरा, COPRA, कोपरा भी कहा जाता है। इस अधिनियम को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 2002 में, ध्यान देना है, कब? 2002 में संशोधन अधिनियम पारित किया गया जो 15 मार्च 2003 से पूरे देश में लागू है। यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आई? तो 1986 में आई, संसद द्वारा पारित करके। फिर इसमें कुछ कमी थी, यह उतना सशक्त कानून उस समय नहीं था। फिर 2002 में संशोधन अधिनियम पारित की गई संसद में, और फिर से 2002 में संशोधन अधिनियम पारित करने के बाद 15 मार्च 2003 से पूरे देश में लागू किया गया। इसीलिए 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसीलिए किस कारण से? तो 15 मार्च 2003 से
पूरे देश में यह उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिनियम लागू हुई थी। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। याद रखना है, सब ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। आगे है अधिनियम का उद्देश्य। ये जो अधिनियम या कानून जो बनाई गई थी संसद द्वारा, जो बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसका क्या उद्देश्य था? तो इस अधिनियम में बहुत सारी बातें हैं जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात की गई है, रक्षा की। तो पहला जो इसका उद्देश्य है इस अधिनियम का, उपभोक्ताओं के शिकायतों का अविलंब निपटारा करना। अविलंब मतलब तुरंत। आज शिकायत की है तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर। तो दिए गए समय के अंदर में अविलंब उसको क्या करना है, निपटारा करना है। दूसरा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और उन्हें शोषण से बचाना। दूसरा उद्देश्य क्या है? तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है और उनको क्या करना है, शोषण से भी बचाना है। तो शोषण में क्या क्या है? तो अधिक कीमत पर वस्तु को बेचना, और दूसरा उसमें मिलावट करना। तीसरा, संबंधित एजेंसियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना तथा उन्हें और अधिक शक्तियां प्रदान करना। संबंधित एजेंसी यानी ये उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम के अंतर्गत जो भी संस्थान काम कर रहे हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है, एजेंसी है, उसको क्या करना है, कार्यक्षमता को बढ़ाना है। मतलब उसको और अधिक सशक्त करना है कि उपभोक्ताओं के जो उसका जो अधिकार है, उस जो अगर कोई उपभोक्ता शिकायत करे तो जो दुकानदार ठगा है या ठगने की कोशिश की उसके उस पर कड़ा क्या ले, एक्शन ले, कड़ा दंड का प्रावधान को। इसलिए उसके कार्य क्षमता को क्या करना है, बढ़ाना है और उसे और अधिक शक्ति प्रदान करना है ताकि उपभोक्ताओं का अच्छे ढंग से क्या हो सकते हैं, अधिकारों का रक्षा हो सके। अब आगे देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकार, यानी इस अधिनियम के द्वारा कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। तो पहला है वह सुरक्षा का अधिकार। तो सुरक्षा का अधिकार क्या है? दोषपूर्ण एवं खतरनाक वस्तुओं से उपभोक्ताओं को अपनी एवं अपने परिवार की जान माल की रक्षा करना है। इसमें दोषपूर्ण और खतरनाक वस्तु, दोषपूर्ण और खतरनाक वस्तु, जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक आयरन खरीदते हैं, अगर वह दोषपूर्ण है और किसी को बिजली का झटका लगता है या बिजली लगने का जो चांस होता है, अगर बिजली लगती है तो उससे क्या होगा, यह खतरनाक है। एक तो वस्तु दोषपूर्ण बनाई गई है और वो जिसके कारण वो खतरनाक है। तो वैसे वस्तुओं से उपभोक्ताओं को अपनी यानी स्वयं का जान और अपने परिवार के सदस्यों के जान की रक्षा का क्या कर अधिकार मिला है। यदि ऐसा कोई कंपनी या कोई भी वस्तु हो जो खतरनाक हो, वो बनाती है, जिससे जान माल की क्षति होने की संभावना है या क्षति होती है, तो उसका शिकायत उपभोक्ता फोरम में करेंगे, जहाँ पे उनके शिकायतों का अविलंब क्या होगा, निपटारा किया जाएगा। यानी ये रक्षा है, यानी सुरक्षा का अधिकार है। दूसरा, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, मानक स्तर एवं मूल्य संबंधी सूचना पाने का अधिकार है। यानी कोई अगर कोई ब्रांड कोई वस्तु बनाती है तो उस वस्तु से संबंधित जो भी सूचना है हमें प्राप्त करने का अधिकार है कि वह कैसा है गुणवत्ता में, उसकी मात्रा क्या है, मानक स्तर है या नहीं। मानक स्तर मतलब जो सरकार के द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड है उसको फॉलो किया गया है कि नहीं। मूल्य मूल्य संबंधी सूचना कि ये कितने का है, कितना में आपको लागत आई है, कितना ये आपका मूल्य प्राइस रख रहे हैं। तो ये सभी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है उपभोक्ताओं को।
तीसरा है निवारण का अधिकार। निवारण मतलब आप क्या किए हैं, शिकायत किए हैं तो शिकायत करने के लिए कंप्लेन जो किए हैं तो उसका उस पर एक्शन होना चाहिए, यानी निवारण। आप शिकायत किए हैं तो संबंधित दुकानदार या जो भी ब्रांड है उस पर आप शिकायत की है तो इस उपभोक्ता फोरम का यहाँ पे कर्तव्य होता है कि उस पर एक्शन ले और हमारे शिकायतों का क्या करें, निवारण करें। तो उपभोक्ताओं के शिकायतों का नियत समय पर, यानी जो टाइम टेबल दिया गया है, नियत समय पर निवारण एवं उचित मुआवजा पाने का अधिकार है। अगर हमें ठगा गया है, दोषपूर्ण वस्तुएं दी गई है, हमारे साथ धोखाबाजी किया गया है, तो हमको जो उससे घाटा हुआ है तो उसकी मुआवजा हमें मिलेगा, वही संबंधित कंपनी या ब्रांड देगा। अगला है प्रतिनिधित्व का अधिकार। क्या है? प्रतिनिधित्व का अधिकार। इसमें क्या है कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तु यदि घटिया या मानक स्तर के नहीं है तो उपभोक्ता स्वयं इसका प्रतिनिधित्व मुख्य कार्यालय में दृढ़ता से करेगा, यानी दृढ़ता से करेगा। अगर आपके पास जो भी वस्तु खरीदे है घटिया है, अच्छा नहीं है, तो वस्तु लेकर के आप खुद जो है उसके मुख्य कार्यालय जा कर के आप खुद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई देखिए हम आपके ब्रांड का या आपका वस्तु खरीदे हैं, ऐसा घटिया है। वहाँ खुद भी हम क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। दूसरा अगला है चयन का अधिकार। उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता एवं पसंद के आधार पर विभिन्न ब्रांड, रंग, गुण, किस्म एवं मूल्य की वस्तुएं एवं सेवाओं का चयन का अधिकार है। यानी उपभोक्ता को यह भी अधिकार है कि हम किस ब्रांड का ले, किस कलर का ले, किस गुणवत्ता का ले, कितना मात्रा ले, किस मूल्य पर ले, ये सब जो है ये भी अधिकार प्राप्त है किसको, उपभोक्ता को। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, देखते हैं कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों एवं न्याय के लिए शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। इससे उपभोक्ता धोखाधड़ी, जालसाजी एवं वस्तुओं के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उस पर पहले उसका एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं, उसका कंपोजिशन देखते हैं कि क्या क्या इसमें कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना है। तो ये सब जानने के लिए हमें क्या होना, शिक्षित होना पड़ेगा। यानी उपभोक्ता शिक्षा है जिससे हमको ये पाने का अधिकार है। और जब ये हम जानकारी ले लेंगे तो हमें क्या करना होगा, तो हम उस वस्तु के बारे में अच्छे तरीक़ा से जान लेते हैं, ये खराब तो नहीं है, एक्सपायर तो नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक तो नहीं होगा, तब जा कर के हम खरीदते हैं। तो इसीलिए इसके लिए हमको क्या अधिकार मिला हुआ है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन की बात है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। बिहार के अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण किस प्रकार प्रभावित किया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, बिहार के अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण किस प्रकार प्रभावित किया है। आंसर देखते हैं। वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व के प्रत्येक देश दूसरे से आर्थिक क्रियाकलापों, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और निवेश के माध्यम से जुड़ते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। यानी वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। इसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से जुड़ते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं, प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करते हैं, शैक्षणिक जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसका आदान प्रदान करते हैं, टेक्निक्स यानी तकनीकों का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह से इसके द्वारा, इसी के आधार पर सभी देश एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं और उनसे क्या करते हैं, उनसे फायदा भी, सभी देशों को क्या होता है, फायदा भी होता है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो वैश्वीकरण में एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार मतलब आयात निर्यात, सूचना, तकनीक, वस्तुएं एवं सेवाओं एवं वित्तीय आदान प्रदान करते हैं तथा एक दूसरे से लाभान्वित भी होते हैं।
एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। अब अगला है वैश्वीकरण से लाभ। वैश्वीकरण से लाभ क्या क्या है? तो पहला लाभ है वैश्वीकरण से दुनिया के नए बाजारों तक पहुंच सकते हैं, जिससे वस्तुओं और सेवाओं के बिक्री और राजस्व में वृद्धि होती है। दूसरा, निर्यात को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास होता है। तीसरा, वैश्विक रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। तीसरा, नए तकनीकों तक पहुंच होती है। चौथा, पांचवा, वैश्विक वित्तीय प्रवाह में वृद्धि होती है। छठा, नए प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। इस तरह से ये सारे जो क्रियाकलाप है, इससे सभी देश एक दूसरे से लाभान्वित भी होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पूरे दुनिया के देशों के लिए। इससे सभी देश लाभान्वित होते हैं। तो ये है वैश्वीकरण से लाभ। अब देखते हैं बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव ये तो देख लिए। अब बिहार में वैश्वीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, तो देखते हैं कि बिहार एक उच्च विकास दर वाला लेकिन निम्न आय वाला एक गरीब राज्य है। बिहार का क्या स्थिति है? तो बिहार का जो विकास दर है बहुत अधिक है, यानी 2 अंकों में है, 10 से ज़्यादा है, लेकिन ये निम्न आय वाला भी है। विकास दर बहुत अधिक है लेकिन निम्न आय वाला है। राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले बिहार के लोगों की आय बहुत कम है और एक गरीब राज्य भी है। ये तीनों बातें हैं इसमें कि बहुत अधिक विकास दर भी है लेकिन फिर भी इनकम लेवल लोगों का कम है और गरीबी है, भुखमरी है यहाँ। वर्तमान में वैश्वीकरण के कारण बिहार में कुछ सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है जो निम्नलिखित है। इसके बावजूद इधर कुछ वर्षों में वैश्वीकरण के प्रभाव बिहार में सकारात्मक पड़ा है, जिससे बिहार का कुछ क्या हुआ है, सकारात्मक बदलाव आए हैं बिहार के अर्थव्यवस्था में। तो पहला जो है वो है निवेश में वृद्धि, यानी यहाँ पे निवेश हुआ है, बहुत सारी कंपनियों ने आकर के निवेश किया है। तो वैश्वीकरण के कारण बिहार में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारी निवेश कर रही है, यानी नए नए यहाँ प्लांट लगा रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं, अपने सेवाएं दे रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, रोजगार के अवसर में वृद्धि हो रहा है। कंपनियों के निवेश एवं उत्पादन इकाइयों की स्थापना से बिहार में रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, जिससे बिहार के लोगों को क्या मिला है, नए रोजगार मिल रहा है। तीसरा, वैश्वीकरण के कारण बिहार आज विभिन्न कृषिगत उत्पाद जैसे आम, मखाना, लीची आदि का निर्यात कर आर्थिक आमदनी भी कर रहा है। यहाँ से ये सब जो कृषिगत वस्तु है, उसके बाद जो हैंडलूम जो प्रोडक्ट वस्तु है, जो हथकरघा है, वो और कृषिगत वस्तु यहाँ से विदेशों में जाती है, बहुत डिमांड है। तो ये यहाँ से क्या होता है, निर्यात कर यहाँ के किसान और सरकारों को क्या होता है, आर्थिक आमदनी होता है। चौथा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि, यानी FDI। इसको क्या बोलते हैं, FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसमें वृद्धि होता है। बिहार में वर्तमान समय में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भी काफ़ी वृद्धि हुई है, जो बिहार के आर्थिक तरक्की में सहयोग दे रहा है या सहयोग हो रहा है। पांचवा है कृषि उत्पादन में वृद्धि। तो वैश्वीकरण के कारण निर्यात में वृद्धि होने एवं नए कृषिगत तकनीकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। छठा है वित्तीय क्षेत्र में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण बिहार में बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान एवं बैंकों की स्थापना हो रहा है, जो वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देता है। यानी बिहार में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्थापित हो रही है विभिन्न कंपनियों के द्वारा, और यहाँ पे बहुत सारे विदेशी बैंक भी यहाँ पे क्या है, शाखाएं खोल रही है, जिसके कारण यहाँ बिहार में वित्तीय अनुशासन को क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। सातवां है संचार क्षेत्र में वृद्धि। संचार के क्षेत्र जैसे दूरभाष सेवा, टेलीविजन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पूर्ति एवं सेवा में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार हम देखें कि वैश्वीकरण का प्रभाव बिहार में क्या क्या है पड़ा है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में इस प्रकार वैश्वीकरण के कारण बिहार में विश्व की श्रेष्ठतम वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। इसके अलावा बिहार में पर्यटकों एवं निवेश में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हम देखें, आज 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आप लोग पहले सभी अच्छा से वीडियो देख लीजिएगा, बाद में कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और ये तीनों क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो सभी बच्चे से आग्रह है कि जो हम बोले हैं उसको अक्षरशः पालन कीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें। एक बार सारे को हम स्क्रॉल कर देते हैं क्वेश्चंस को, ताकि आपको लिखने में उतारने में सुविधा हो। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर करके आप लोग लिख लीजिएगा।
पढ़ाने के दौरान ढक जाता है, इसलिए फिर से एक बार स्क्रॉल कर दे रहे हैं। आप लोग इसे पॉज कर करके लिख लीजिएगा। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। ये हम लोग बिहार बोर्ड और इंटर बोर्ड का हम लोग तैयारी करा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारा जो चैनल का यूट्यूब लिंक है वह है ग्लोबल स्टडीज लाइव। आप लोग जाकर के सर्च कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, अपने तैयारी को अच्छा कीजिएगा। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो लेकर के, अगला क्वेश्चन लेके भी आई। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।